नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 फेब 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जल जीवन मिशन के बारे में, स्पेसिफिकली अर्बन जल जीवन मिशन के बारे में। ऑलराइट, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस के बारे में। फिर हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिफॉर्म मिनिमम एज फॉर मैरिज। काफी दिनों से ये टॉपिक जो है वो न्यूज में है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे लिथियम डिपॉजिट्स के बारे में जो कि रिसेंटली डिस्कवर किए गए हैं कर्नाटका में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ जो कि रिलेटेड होने वाला है जल जीवन मिशन अर्बन से। क्या कंटेस्ट है, रिसेंटली बजट जो रिलीज किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें जल जीवन मिशन अर्बन को बताया गया है, ठीक है ना, अनाउंस किया गया है उसमें। और इसमें बताया गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर होने वाली है वो रिस्पॉन्सिबल होने वाली है इस मिशन के लिए। ठीक है, इस मिशन में क्या किया जाना है, इस मिशन के अंतर्गत हर एक हाउस होल्ड को जो कि कहां पर रह रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं, यानी कि अर्बनाइज्ड एरिया में रह रहे हैं, वहां पर हर एक घर में टैप वाटर को प्रोवाइड करने का यह प्लान है। अगर हम इस प्लान को अचीव करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है, इस मिशन को अगर हम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाते हैं तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को अचीव कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा जिसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, इसके पहले जल जीवन मिशन रूरल चलता था। आप गैस कर ही सकते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री जो थी इस मिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। अगर आप सही गैस कर पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर। इस मिशन के अंतर्गत क्या किया जा रहा था, 55 लीटर्स ऑफ वाटर हर एक व्यक्ति को पर डे, पर पर्सन पर डे प्रोवाइड किया जा रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं जल जीवन मिशन के बारे में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर होने वाले हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या किया जाएगा इसके अंदर, सिक्योरिंग टैप वाटर को तो सिक्योर किया ही जाएगा, यानी कि टैप वाटर के थ्रू वाटर सप्लाई दी जाएगी। उसके साथ साथ सीवर कनेक्शन को भी बेहतर बनाया जाएगा। ठीक है, ये सीवर कनेक्शन को क्यों बेहतर बनाया जाएगा अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, इस पॉइंट को भी अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या ऑब्जेक्टिव होने वाला है जल जीवन मिशन का। तो इस मिशन के अंडर हम स्टैब्लिश करने वाले हैं रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। मतलब क्या है इसका मतलब है कि यानी कि अब अगर कोई नई सिटी की प्लानिंग करनी है, ठीक है, मान लीजिए कि किसी नई सिटी की प्लानिंग करनी है या फिर किसी नई, क्या बोल सकते हैं हम उन्हें, कॉलोनी बननी है। ऑलराइट, तो उस नई कॉलोनी में क्या किया जाएगा, ग्रीन स्पेस एंड स्पंज सिटी का मॉडल अपनाया जाएगा। यानी कि ग्रीन स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा, ग्रीनरीज वगैरह तो होगी, साथ ही साथ स्पंज सिटी का मतलब क्या हुआ, यहां पर जो प्लान बनाया जाएगा उस सिटी को एस्टैब्लिश करने में, वहां पर अर्बन प्लानिंग पॉलिसी और जो डिजाइन होने वाला है उसमें वाटर मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, अर्बन एक्वीफर मैनेजमेंट के अंडर इस प्लान को तैयार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या किया जाएगा, क्रिएटिंग सर्कुलर वाटर इकोनॉमी। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया था ना सीवर कनेक्शन का, यहां पर इसका यूज होने वाला है। यानी कि हम रिसाइकल और रीयूज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, ठीक है ना, इसके ऊपर आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, वाटर को यानी कि क्या किया जाएगा, रिसाइकल और रीयूज किया जाएगा। ठीक है सॉरी, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होने वाले हैं जल जीवन मिशन के, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि यानी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है इसमें। तो देखिए इसमें यूज होने वाली है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, वाटर को सिक्योर करने के लिए, वाटर को प्रोवाइड करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसको यहां पर डिप्लॉय किया जाएगा। उसके साथ साथ हर मिशन का एक बेस होता है, कोर पॉइंट होता है, जो कि होता है मास अवेयरनेस। तो इस मिशन के अंतर्गत भी मास अवेयरनेस फैलाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या होने वाला है, सर्वे किया जाएगा सर्वे किया जाएगा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यानी कि देखा जाएगा कि कौन से एरियाज में वाटर की एबिलिटी ज़्यादा है या फिर कौन से एरियाज में वाटर की एबिलिटी कम है, उसके अकॉर्डिंग इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, फिर फोकस किया जाएगा स्ट्रेंथनिंग अर्बन लोकल बॉडीज को। आगे बढ़ते हैं, और क्या फीचर होने वाला है इसका, प्रमोशन देने की कोशिश की जाएगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को। ठीक है ना, यानी कि पीपी मॉडल को यहां पर अपनाया जाएगा। इस मिशन के लिए फंडिंग कैसे आने वाली है, ये पॉइंट भी जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए।
ये जो मिशन है ये सेंटर स्पॉन्सर्ड होने वाला है, ठीक है। जहां पर भी यूनियन टेरिटरीज है वहां पर 100% जो फंडिंग आने वाली है वो सेंटर की तरफ से आएगी, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट यानी कि हिमालयन स्टेट जो है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहां पर 90% सेंटर की फंडिंग होगी, 10% स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग होगी, ठीक है। बाकी के अदर एरियाज में सेंट्रल फंडिंग जो होने वाली है वो 50% होने वाली है, ओके। सिटीज विथ लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन, और जहां पर पॉपुलेशन जो है 1 लाख से 10 लाख के बीच में है वहां पर 25% होने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस के बारे में। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है, इससे भी ज़्यादा कई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम ऑलरेडी कंजर्वेशन से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर क्या होने वाला है, फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस स्टार्ट की जाने वाली है वर्ल्ड वाइड कैंपेन के तौर पर, ठीक है। मकसद क्या होने वाला है इस अलायंस का, टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ फिशिंग कैट। जो फिशिंग कैट होती हैं इस प्रकार की, इनके कंजर्वेशन से रिलेटेड अवेयरनेस को फैलाना, ठीक है। बस यही इसका मकसद होने वाला है। इस कैट के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसका जो साइज होता है वो ट्वाइस द साइज ऑफ हाउस कैट, जो हमारे घर में पाई जाने वाली बिल्लियां होती हैं उनसे भी ज़्यादा डबल साइज इनका होता है, ठीक है। मुझे नॉर्मल बिल्लियों से डर लगता है, पता नहीं इनका साइज अगर कभी इनको देख लिया तो कैसा लगेगा। इसके बाद फिशिंग जो होने वाली है नेक्टर्नल होने वाली है, यानी कि एक्टिव रहते हैं ये नाइट के टाइम पर। नाइट के टाइम पर ज़्यादातर ये अपना फूड वगैरह अरेंज करते हैं, ठीक है। ये जो ब्रीड है ऑल अराउंड द ईयर ये ब्रीड करते हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनका हैबिटेट कहाँ पर है। इंडिया में इनका हैबिटेट हमें ईस्टर्न घाट्स में देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो एस्चुरीज वगैरह के फुट प्लेन्स होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, वहाँ पर भी ये देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश वाले एरियाज़ में ये ज़्यादातर पाई जाती हैं। इनके लिए थ्रेड क्या है, तो जो नॉर्मल थ्रेड सभी के लिए है वही थ्रेड इनके लिए भी है। ये कहाँ पर पाई जा रही है, तो मैंग्रोव्स वाले एरिया में पाई जा रही है, यानी कि वाटर से रिलेटेड एरियाज़ में ये देखने को मिलती हैं। यानी कि जो वेटलैंड डिग्रेडेशन है वो इनके थ्रेड्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम इनके प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें वनरेबल कैटेगरी में रखा गया है, ओके। साइट्स की अपेंडिक्स 2 में और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में इनको रखा गया है, ठीक है। तो यानी कि अच्छा खासा इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड है इंडिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है यूनिफॉर्म मिनिमम एज फॉर मैरिज के रिगार्डिंग। क्या कंटेस्ट है, देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड यूनिफॉर्म का क्या मतलब हुआ, यानी कि इंडिया में एक यूनिफॉर्म मिनिमम एज होनी चाहिए शादियों के लिए, ठीक है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियन, कास्ट एंड कम्युनिटी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपकी जो मैरिज की एज है वो सेम रहने वाली है, ठीक है। अब इस मैटर से रिलेटेड केसेस अलग अलग हाई कोर्ट्स में पेंडिंग थे, सच एज दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग था और राजस्थान हाई कोर्ट में पेंडिंग था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इन कोर्ट से बोला कि आप ये जो केसेस है वो आप हमें ट्रांसफर कर दें, ठीक है ना। हम एक साथ इस मैटर से रिलेटेड कोई लॉ बनाएंगे और कोई जजमेंट देंगे, लॉ नहीं बनाएंगे, कोई जजमेंट देंगे इस मैटर से रिलेटेड, ठीक है। अब ये जो यूनिफॉर्म मिनिमम एज फॉर मैरिज है ये पहले से भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट क्या करने वाला है, इसने एक कमेटी सेटअप की है जहां पर पहले भी हम ये आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं वैसे, जिसमें क्या किया जाने वाला है, जो मिनिमम एज है वुमेन्स के लिए 18 ईयर्स है एट प्रेजेंट, इसको बढ़ाकर 21 ईयर्स किए जाने का प्रोविजन उसमें ऐड किया जा सकता है, ठीक ना। ये कमेटी बनाई गई है इससे रिलेटेड, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मकसद क्या है, क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये नोटिस इशू किया कि आप ये जो केसेस है वो आप हमें ट्रांसफर कर दें। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है, सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि सिक्योर जेंडर जस्टिस को सिक्योर किया जा सके, जेंडर इक्वालिटी को अचीव किया जा सके, उसके साथ साथ डिग्निटी ऑफ वुमेन को भी बनाए रखा जा सके, ठीक है। तो ये जो केस है बहुत इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, ठीक है। ये जो प्ली फाइल की गई है यूनियन गवर्नमेंट को डायरेक्शन देने के लिए, उसका भी सही मकसद है। देखिए जेंडर न्यूट्रल हो, रिलीजियस न्यूट्रल हो और यूनिफॉर्म फॉर ऑल सिटीजन्स, ऑलराइट। चलिए अगला पॉइंट,
सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इन केसेस को अपने पास बुला लिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि वो हाई कोर्ट से केसेस लेकर अपने पास ला सकता है? तो बिल्कुल, आर्टिकल नंबर 139A ये पावर देता है हाई कोर्ट को, सॉरी सुप्रीम कोर्ट को, कि वो क्या कर सकता है, केसेस को अपने खुद के पास ट्रांसफर कर सकता है। ऑलराइट, ठीक है। अब यहां पर डिफरेंट जो एजेस रखी गई हैं, ठीक है ना, मतलब कि अभी क्या होता है ना, हिंदू में अलग है एज, मुस्लिम्स में अलग है एज, और अलग अलग रीजन्स में एजेस जो है वुमेन्स के लिए वो अलग है। इससे क्या होता है, वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ इक्वालिटी का। ओके, उसके साथ साथ प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, इसका भी वायलेशन है, और डिग्निटी ऑफ लाइफ यानी कि आर्टिकल 21 इसका भी वायलेशन है। इसीलिए क्या किया जा रहा है कि यूनिफॉर्म मैरिज एक्ट लाया जाए। करंट लॉज की अगर हम बात करें तो अभी जो एट प्रेजेंट हिंदू मैरिज एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग, जो कब आया था ये एक्ट 1955 में आया था, इसके अकॉर्डिंग 18 ईयर्स मिनिमम एज है वुमेन्स के लिए और 21 ईयर्स मिनिमम एज है मेंस के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रोस डिस्कस कर लेते हैं कि अगर वुमेन की जो एज है उसको बढ़ा दिया जाए, 18 से 21 बना कर दिया जाए, तो उसके क्या बेनिफिट होने वाले हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बेनिफिट सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट पर होने वाला है। ठीक है ना, वुमेन्स का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उसमें हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, लोवरिंग हो सकती है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो औरतों की बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है वो कम हो सकती है। अभी क्या होता है ना, यंग एज में शादी हो जाती है तो यंग एज में वो क्या बन जाती है, माँ बन जाती हैं, फिर जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। ऑलराइट, अभी क्या होगा, अगर एज कम कर दी जाए तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में भी हमें डिक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस हो सकता है, उनका जो न्यूट्रिशन लेवल है उसमें हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हमने किसके बारे में, माल न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया था। वहां पर हमने देखा था कि कैसे जो माँ होती है या फिर जो फीमेल होती हैं एक घर में, वो लास्ट में खाना खाती हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, खाना कुछ बच जाता है, खाना कम पड़ता है, तो उनका जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रिशन लेवल में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल फ्रंट पर भी उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो और ज़्यादा खुल जाएंगी। ठीक है, एजुकेशन वो अब प्रोसीड कर सकती हैं, अपना करियर बना सकती हैं, जॉब वगैरह में अपना जो फ्यूचर है उसको सिक्योर कर सकती हैं। ये जो इमेज है काफ़ी दिनों से वायरल है सोशल मीडिया पर। ठीक है, ये इमेज मैं पहले भी आपके साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन मुझे एक सही आर्टिकल मिल नहीं रहा था। ये आर्टिकल परफेक्ट है ये बात को दिखाने के लिए कि वुमेन्स को क्या क्या हर्डल को पास करना पड़ता है सक्सेस के लिए, अगर हम मेंस के साथ उन्हें कंपेयर करें। ऑलराइट, वो घर भी संभालती हैं, फैमिली की जिम्मेदारियां भी संभालती हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां भी संभालती हैं, उसके साथ साथ वो जॉब पर भी अपना 100% देती हैं। तो सल्यूट तो बनता है। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। देखिए, मोर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल सकता है अगर उन्हें मौका दिया जाएगा। अभी क्या होता है ना, यंग एज में शादी हो जाती है तो उनको पास उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं लेबर फोर्स में, यानी कि जॉब वगैरह के फील्ड में आगे बढ़ने की। अब एक मौका उन्हें मिल सकता है कि वो क्या कर सकती है, अपना करियर बना सकती हैं जॉब की फील्ड में। बेनिफिट रहेगा दोनों के लिए, बोथ मैन के लिए भी और वुमेन के लिए भी। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रॉन्स हैं तो कुछ, सॉरी, उसके साथ साथ कुछ कॉन्स भी हो सकते हैं। क्या कॉन्स है, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं कि अगर एक वुमेन की जो एज है उसको आगे बढ़ा दिया जाए। सबसे पहला पॉइंट, एक्सप्लॉयटेशन किया जा सकता है पेरेंट्स के द्वारा। पेरेंट्स जो हैं वो इस लॉ को एक्सप्लॉयटेट कर सकते हैं, ठीक है ना, मिसयूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रकार से। उसके बाद जो अरेंज मैरिज का सिस्टम है वो आगे बढ़ सकता है। ठीक है, अभी क्या होता है ना, शादी हो जाती है वुमेन्स की तो वो इंडिपेंडेंट हो जाती हैं ना, अब उतना ज़्यादा उनके ऊपर पेरेंटल कंट्रोल नहीं रहता है, अब वो विदा होकर बाहर चली जाती हैं, घर से बाहर चली जाती हैं। इसमें क्या होता है, अब अगर एज इंक्रीज़ हो जाएगी तो ज़्यादा टाइम तक पेरेंटल कंट्रोल बना रहेगा उस चाइल्ड के ऊपर, अब वो खुद का डिसीजन लेने की क्षमता उसकी इंप्रूव नहीं हो पाएगी। तो ये एक पॉइंट है। देखिए, ये जो है ना, ये यूनिवर्सल पॉइंट नहीं हो सकता, 100% सही नहीं हो सकता, बट स्टिल घुमा फिरा कर हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंक्रीज इन फीमेल इन्फेंटिसाइड, यानी कि अब क्या लगेगा, लोगों को लगेगा कि यार एक बर्डन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, ये मैं सिर्फ मेंटालिटी बता रहा हूँ, रियलिस्टिक हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आप इसे किसी भी सेंस में ले सकते हैं। क्या होगा,
अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यार अब ज़्यादा दिनों तक हमें बेटे की देखभाल करनी पड़ेगी, उसके बड़ा करने का जो भी खर्चा आता है, खाने पीने रहने का, स्कूल का, कॉलेज का जो खर्चा आता है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो हो सकता है फीमेल इंफेंटिसाइड भी इंक्रीज़ हो जाए। लोग जो रहें वो डिमोटिवेट रहें कि यार नहीं हमें जो है गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए, इसके लिए वो डिमोटिवेट भी हो सकते हैं और सन को प्रेफर कर सकते हैं। इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं? तो देखिए गवर्नमेंट को अगेन यहाँ पर स्टेप लेना होगा। क्या कर सकते हैं? अलग अलग हम मिशन या प्रोग्राम अभी भी चलाए जा रहे हैं, लाडली लक्ष्मी प्रोग्राम है, ठीक है ना, गांव की बेटी योजना है, अलग अलग स्कीम्स वगैरह चलाई जा रही है। वैसे कोई स्कीम्स वगैरह लेकर आ सकते हैं हम, जहाँ पर हायर एजुकेशन को सपोर्ट किया जा सकता है फीमेल्स की। ओके, इस प्रकार की और स्कीम्स की हमें ज़रूरत है गवर्नमेंट के फ्रंट से। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा आर्टिकल है जो कि भीमसेन जोशी से रिलेटेड है। बहुत फेमस पर्सनालिटी, बचपन में हम सभी ने एक सॉन्ग सुना होगा, मिले जो सुर मेरा तुम्हारा, उन्हीं से रिलेटेड है भीमसेन जोशी। रिसेंटली हमने इनकी क्या सेलिब्रेट की है? इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है Feb 4 को। ओके, इनका जो नाम था, क्या नाम था इनका? पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी के नाम से ही जाने जाते थे। इनका बर्थ हुआ था 1922 में। ये एक इंडियन वोकलिस्ट थे। इनका जन्म कर्नाटका में हुआ था और ये बहुत ज़्यादा फेमस रहे हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने में, जो सिंगिंग का फील्ड में रहता है उसको आगे बढ़ाने में। पॉपुलर थे ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग के लिए, ठीक है। किराना घराना जो है उसको आगे बढ़ाने में इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। 1998 में इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके साथ साथ संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा ये जो अवार्ड दिया जाता है ये हाईएस्ट ऑनर है इस फील्ड में। ओके, उसके बाद इन्हें इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी भारत रत्न से भी नवाजा गया था 2009 में। इनकी डेथ कब हो जाती है? तो 2011 में इनकी डेथ हो जाती है। भीमसेन जोशी बहुत फेमस पर्सनैलिटी, याद रख सकते हैं आप इनके बारे में। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है लिथियम डिपॉजिट से। रिसेंटली एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, इनके द्वारा लिथियम के डिपॉजिट्स पाए गए हैं। कहाँ पर? कर्नाटका में। तो लिथियम के बारे में कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं। लिथियम जो है वो सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल होता है। ओके, स्टैंडर्ड कंडीशन के अंडर इट इज़ द लाइटेस्ट मेटल एंड लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट। कहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है? तो इसका यूज़ किया जाता है हमारी लैपटॉप बैटरीज में, मोबाइल चार्जिंग जो बैटरीज होती हैं उनमें इनका यूज़ किया जाता है लिथियम आयंस का। लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, ठीक है। ये हाईली रिएक्टिव होता है और इन्फ्लेमेबल होता है, बहुत जल्दी से आग पकड़ लेता है ये। इसीलिए इसको स्टोर किया जाता है मिनरल ऑयल्स में, ताकि ये बहुत जल्दी रिएक्ट ना करे अपने नेचर के साथ और किसी प्रकार का इन्फ्लेमेबल ना हो, ठीक है। चलिए, की प्रॉपर्टीज़, सॉलिड मेटल एलिमेंट होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका बैटरी में यूज़ किया जा सकता है बहुत ईजिली। ओके, और कुछ खास बातें हैं नहीं इसके बारे में। फ्लेबल होता है, बहुत जल्दी एक्सप्लोरेशन वगैरह हमें देखने को मिल सकता है। मोबाइल बैटरीज में हमें एक्सप्लोरेशन देखने को मिलता है। यूजेस वगैरह कहाँ पर किया जाता है आपको ऑलरेडी बता दिया है। लिथियम आयन बैटरीज वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। सो गाइस, दैट वाज द आर्टिकल। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट कर दीजिए। आज का लाइक एम है 90 लाइक्स का, प्लीज़ वीडियो को 90 लाइक्स तक पहुँचा दीजिए। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।